हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। तो हम एनएससी जेएस एग्जाम के बहुत करीब हैं। और आपको जैसा कि दिख रहा है कि बस इतना पढ़ लो, ये बस इतना पढ़ लो एक बात है। इसको पहलू पहलू एक एक परत परत करके मैं समझाऊंगा। देखो, जिस बच्चे ने बहुत कुछ पढ़ लिया उसके लिए कैसे इतना पढ़ लो की बात है। और जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा और वो एग्जाम लिखने जा रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे कि बस इतना पढ़ लो। तो ये अलग अलग बातें हैं। हम धीरे धीरे बात करेंगे और इसके बारे में बहुत डिटेल में। एक वीडियो सर शिवेंदु मिश्रा ने ऑलरेडी अपलोड की थी आपके लिए, ठीक है, जिसके अंदर टॉपिक्स का सेग्रीगेशन भी था कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ लिया जाए, कौन सा टॉपिक इसके बाद उठा लिया जाए, कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा ये। तो मैं इसके बारे में बहुत बात ना करके मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा कि इस लास्ट के एक हफ्ते में या जो भी ये 5-6 दिन बचे हैं इसमें आपको क्या कर लेना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीक है ये, तो प्लीज़ इसके बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि एग्जाम में है क्या, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त मेरे बच्चों, आ जाओ इधर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यार 60 क्वेश्चंस हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। और टाइम मिलने वाला है आपको 120 मिनट्स मिलने वाले हैं। 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। ठीक है, 120 मिनट्स। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओवरऑल एक रफ आइडिया अगर लें तो 1.5 2 मिनट्स, 60, हाँ, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। और अगर आप बायो को थोड़ा स्पीडली सॉल्व कर ले जाओ, बायो को थोड़ा सा स्पीडली सॉल्व कर ले जाओ, बायो को आप कितना हुआ हमारा, हाँ, लेस देन 45 मिनट्स, लेस देन 45 मिनट्स। यानी कि अगर आप इसको लेस देन 45 मिनट्स, मैं कहूंगा कि बायो को आप अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 मिनट में आप कर डालो। 20 से 22 मिनट, लेस देन 40 मिनट्स, मतलब आपको लेस देन 25 मिनट्स ही देने हैं। बहुत, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। 20 मिनट्स के अंदर आपको निपटा देनी है बायो। उसके बाद बचा टाइम आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगाना है। तो कुछ सवाल अच्छे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो बस पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स, कीप काम, बेबी काम डाउन। तो काम डाउन, ठीक है, रिलैक्स बाबा, एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है इस बात को अब दिमाग से निकाल दो। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये बाकी के बच्चे 5-6 दिन तरीके से आप लोग काम कर लो। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रिवाइज थॉरली ऑल डीपीपीज एंड टेस्ट। ये डीपीपीज और टेस्ट जो बनाए गए हैं, जो भी आपके पास मटेरियल आपको दिया गया है, ये फुल प्रूफ टारगेट को अचीव करने के लिए है। बिल्कुल भी इधर उधर बात नहीं की गई है, एकदम लाइन पे बात की गई है। इसको फोकस होकर अगर आपने कर लिया तो एग्जाम आपको ऐसा लगेगा कि इसी मॉड्यूल्स और इसी मतलब डीबीपीज और टेस्ट में से निकल के आया हुआ है, इसी का निचोड़ हम निकालेंगे। तो ऐसे कई एनएससी जेएस आप लोग इससे निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जिन बच्चों ने डीबीपीज और टेस्ट कर लिए हों, इसमें जो डाउट हो उनको सर्कल किया होगा। अब उनको एक बार रिवाइज करने की बात है। बात समझ में आई क्या? पीवाईक्यूज को बेहद सिंसेरिटी के साथ आप लोगों को देखना है। कर चुके हो तो जो क्वेश्चन अटक गए थे, जिन क्वेश्चंस में हमने सहारा लिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, टीचर्स का, जहां जहां से हमें क्वेश्चन में सीखने के लिए मिला, जो हमसे खुद से पहली बार में या दूसरी बार में नहीं हुए थे, उन क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की स्ट्रेटेजी, हालांकि ये पहले से बनाए जाते हैं,
तब इनका असली मजा मिलने वाला, मतलब ये शॉर्ट नोट्स पहले जो बनाए होते हैं उनका फल अब मिलता है बच्चों को। लेकिन अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो अब जो आप पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरे से बार बार गलत होता है, ये मैं भूल जाता हूं, इस वाले पॉइंट को याद रखने में मुझे दिक्कत है, उसको फिर कीवर्ड उसका लिख लें अपने पास A4 शीट पे। बात समझ में आई? स्टिकी नोट्स का बेहद इस्तेमाल करें, जितना हो सके इस्तेमाल करें। स्टिकी नोट्स बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। स्टिकी नोट्स को अपना साथी बनाओ, बहुत फायदा देता है। ठीक है, अ, बिल्कुल, आ जाओ। तो ये वाली बात हो गई कि हमें ये सब रिवाइज कर लेना है। कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, उनको रिवाइज करना है। सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं करे हैं तो फिर क्या करें? तो फिर ये है एक मेन बात, नो न्यू टॉपिक, नो न्यू एक्सपेरिमेंट। आप कोई भी नए टॉपिक के पीछे अब नहीं जाएंगे। जो पढ़ा हुआ है उसी को बेहतर 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 तरीके से कैसे रिवाइज किया जा सके, कैसे उसके बेहतर तरीके से सवाल कम टाइम में सॉल्व कर सकें, इसी बात पे फोकस करना है। उसी के कुछ एक दो नए सवाल आप देख सकते हो, वरना नए सवाल भी नहीं देखने हैं। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है? ये लास्ट वीक के लिए ही बात कही जा रही है। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं इस बुक को करके देख लूं, उस बुक को करके देख लूं। नहीं, जो पढ़ा है उसी को करना है। सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूं? तो आप अपने जो भी कुछ तो पढ़ा ही होगा, टॉपिक्स कुछ तो पढ़े ही होंगे, उसके बेसिस पे आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको दिमाग में बिठा सकते हैं। तो आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, चीजें कवर होंगी, आप भी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? और एक ये जो ये बात है कि रिसर्च नहीं करनी है, कुछ बच्चे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को पढ़ते हैं कि मैं इसमें एमएससी लेवल तक पढ़ जाऊंगा, मैं पीएचडी कर लूंगा, कि कोई भी कुछ भी पूछे। इस साइकोलॉजी से एग्जाम क्लियर नहीं होते। एक बाउंड्री होती है, ठीक है? हर एग्जाम के लिए एक सिलेबस की बाउंड्री होती है, और आप अगर उस बाउंड्री के अंदर रह के कितना भी काम कर लो, ये परफेक्शन है। आप जाओगे उस बाउंड्री से बाहर, यहाँ कितना भी एक रिसर्च करके आओगे, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। समझ में आई बात? और ये ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि कोई यूज नहीं है, यूज मिलता है। लेकिन ये इतनी रिसर्च जो बच्चा करता है, ये किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए करता है। अब टाइम इतना ज्यादा लगा, क्वेश्चन एक सॉल्व हुआ, तो ये मैं फायदे वाली चीज नहीं मानता। मैं फायदे वाली चीज उसी को मानता हूं कि एफिशिएंसी बरकरार रहे, एफिशिएंसी बनी रहे। जितना पढ़ा, जितना यूज हुआ, जितना मुझे मेरे नंबर आए, मेरा आउटपुट मिला, वो कहीं बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा बहुत, टाइम बहुत दिया और आउटपुट बहुत कम मिला। नॉलेज मुझे बहुत है लेकिन मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। मैं इस तरीके की चीज़ें, ये बच्चे अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा सेटिस्फाई करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है एग्जाम क्रैक करने का। एग्जाम क्रैक करने का सही तरीका है कि जितनी लाइन बना दी गई उस लाइन के अंदर रह के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक को पढ़ो, सब कुछ करो। ठीक है? तो वही एक बेहतर तरीका है, वही मैं सही तरीका भी मानता हूँ। ठीक है? जितने भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, जितने भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा एग्जाम की बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम में बच्चे क्लियर सेलेक्ट होते हैं, क्लियर करते हैं, तो उनसे जब बात होती है तो वो सिलेबस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है? पीवाईक्यूज की बाउंड्री को बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ बच्चे दिमाग से बहुत तेज होते हैं, अननेसेसरीली रिसर्च करते हैं। आजकल नॉलेज भरमार पड़ी हुई है यूट्यूब पर और इधर और उधर, बच्चा परेशान होता है। ठीक है? तो आपको बताया जा रहा है कि विद इन दी बाउंड्री आपको बात करनी है, और विद इन दी बाउंड्री आपको रहने का सही आइडिया कैसे लगेगा? सबसे पहली बात सिलेबस, दूसरी पीवाईक्यूज। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि बात कितनी होती है। बात समझ में आई? बात कितनी होती है, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है? और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, बस डू नॉट रिसर्च अननेसेसरीली। साइंटिस्ट नहीं बनना है हमें, इस बात को ध्यान में रखें। और एक अहम पॉइंट है आपके लिए, एप्लीकेशन। मैं फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एनएससी जीएस के अगर हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं।
आप अगर ऑब्जर्व करोगे इस बात को कि बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल आप लोगों से नहीं पूछे गए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो फंडामेंटल हो, फंडामेंटल बेस्ड हो, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, आप ऑप्शन टिक कर जाओगे। इस तरीके के सवाल होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन, कुछ बच्चे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, वेक्टर सीख रहे हैं, इन सब की बहुत जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्शन का और थोड़ा सा फील है कि चीजों को ब्रेक डाउन करके कैसे एनालाइज किया जाता है, तो आप सवाल को सही तरीके से अटेम्प्ट कर जाओगे। बहुत सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करके आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इतने इतने ज्यादा खूबसूरती से सवाल बनाया जाता है कि बच्चे को अगर क्लैरिटी है तो वो 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट करके फट से टिक कर देता है, ठीक है। और यही बात जो मैं बोल रहा था ऑप्शंस के बारे में कि एलिमिनेशन, वो इसी बात के लिए थी कि जब भी आप सवाल अटेम्प्ट करें, आप कीनली ऑब्जर्व करें उन 4 ऑप्शंस को जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस करते हुए बात बनेगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप एग्जाम में नहीं करोगे, इसकी प्रैक्टिस आप करोगे घर में। घर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की अभी इन 7 दिनों में, तो आप ऑब्जर्व करो कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को फॉलो करता हुआ, अगर हमें फंडामेंटल्स क्लियर हैं, क्वेश्चन को फॉलो करते हुए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो फंडामेंटल्स पर फिट हो रहा है, ठीक है। तो कीनली ऑब्जर्व करें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के पीछे मत भागें। कई बार सवाल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन और हमारी जो फंडामेंटल्स की क्लैरिटी है उससे टिक हो जाता है, ठीक है। इस बात को हमने सवालों में भी कई बार जब प्रैक्टिस करवाई आपको दिखाया कि देखो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात। कई बार जैसे कि प्रोजेक्टाइल की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर की ही बातें कहीं होंगी। अगर कोई ऑप्शन टाइम ऑफ फ्लाइट से बड़ा दिया गया है तो वो कैसे ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन के साथ आपको इमोशनल नहीं होना है। एग्जाम पेपर में, एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सर मैंने इस टॉपिक को बहुत सारा टाइम दिया था, ये क्वेश्चन तो मेरा अटेम्प्ट होना ही चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है। आंसर मेरा अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैंने इतना टाइम जो दिया था वो सब बेकार है। ये टॉपिक तो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, मैं तो इसको हमेशा ऐसे समझता था कि इसका सवाल तो कभी मुझसे गलत हो ही नहीं सकता, इसका सवाल मुझसे कैसे छूट सकता है। ये आप भावुक एग्जाम हॉल में हो जाते हो, जिसकी वजह से आप अपना ही नुकसान करते हो। कई बार सवाल छोड़ने के लिए ही होता है। इस बात को बहुत खूबसूरती से समझा जाना चाहिए। आपको एग्जामिनर ट्रैप करता है, वो ट्रैपिंग क्वेश्चन होते हैं। या तो वो आपका क्वेश्चन गलत करवा दे या आपका वक्त बर्बाद करवा दे, इन दोनों में ही उसकी जीत है, आपकी हार है। आपकी जीत कब होगी? जब आप अपना वक्त बचाकर चीजों को, क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ जाओगे, एक्यूरेसी आपकी बरकरार रहेगी, तब जाके आप कहोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं जीता हूं, वरना एग्जामिनर ही जीत जाएगा। तो इस तरीके की बात अगर किसी क्वेश्चन में हो रही हो कि मैं इतना पढ़ने के बावजूद इस सवाल को, या ये टॉपिक इतना स्ट्रांग होने के बावजूद इस सवाल को अटेम्प्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो प्लीज आपको वहां से मूव ऑन करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ना है, उस क्वेश्चन के साथ इमोशनल होके वहां नहीं रुकना है। बी केयरफुल विद दिस आइडिया कि वो सवाल आपको उस वक्त छोड़ना ही होगा। सर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसका तो आंसर मुझसे निकलना ही चाहिए था, ऐसी साइकोलॉजी से आप पेपर में नहीं बैठोगे। प्लीज 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 बी केयरफुल विद दिस आइडिया। क्वेश्चन का होना ना होना ये उस वक्त एग्जाम में बैठ के, ये अलग बात है। यहां बैठ के हम नहीं कह सकते कि इस क्वेश्चन को मैं कर ही दूंगा, इस टॉपिक पे आए क्वेश्चन को मैं कर ही दूंगा। प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करें, जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करें, आपको स्टॉप वॉच लगाकर करना है। मैं 20 सवाल अटेम्प्ट करने जा रहा हूं तो मैं मैक्स टू मैक्स 20 सवाल के लिए 20 मिनट या 25 मिनट मार्क करके चलूंगा। फिर देखूंगा, एक सवाल करके मैं आंसर चेक करता हूं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, प्लीज मेरी बात को समझें। 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करें, वो आपके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को सिखाएगा। अगर आप इस तरीके से देखोगे कि मैं 10 क्वेश्चन इतने टाइम में ही करूंगा, टाइम बाउंड होके अगर आप सवाल करना घर पे प्रैक्टिस कर शुरू कर दोगे, टाइम बाउंड होके आपको बात करनी है। ऐसा नहीं करना है
कि एक क्वेश्चन कर लिया, टाइम बाउंड प्रैक्टिस कहना चाहता हूं मैं यहां पर, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, 10 क्वेश्चन, 12 मिनट, 13 मिनट, जो भी आपको ठीक लगता हो, और मैं 10 क्वेश्चन का आंसर एक साथ ही देखूंगा, अलग अलग एक एक क्वेश्चन करके, फिर नहीं हुआ तो मैं उसी को देखने लगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये फर्क लाता है आपके घर के माहौल में और एग्जाम हॉल के माहौल में। समझने वाली बात यह है कि अगर आप घर पर भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि मैं 15-20 सवाल एक साथ मार्क करके करता हूं, तो एग्जाम में भी आपका माइंडसेट यही बना हुआ है कि मैं 15-20 सवाल एक साथ ही करता हूं, वहां कुछ आपको नया नहीं लगेगा। घर पर आप एक एक सवाल करते हो तो घर वाले माहौल में और एग्जाम हॉल के जो एनवायरमेंट है उसमें आपको फर्क लगता है। आपका माइंड उस एनवायरमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है और थोड़ा सा अलग नया नया सा महसूस देता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे कि मैं टाइम बाउंड होके ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, तो आपको एग्जाम हॉल और घर में कोई फर्क नहीं लगेगा। प्लीज आप इस बात को भी समझें, प्रैक्टिस करें, अच्छा लगेगा, ज्यादा सवाल कर पाएंगे। इस स्ट्रेटेजी से कम सवाल होते हैं कि एक सवाल किया और आंसर चेक करने पहुंच गए, अगर गलत हो गया तो उसी पर अटक गए। इस स्ट्रेटेजी से बहुत कम सवाल होते हैं, और जिस स्ट्रेटेजी से मैं आपको बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी से आप ज्यादा सवाल कर पाते हो, ज्यादा सीख पाते हो, आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों, मैं दिल से यही चाहूंगा कि बच्चे सक्सेसफुल हों अपने एग्जाम में। जिस भी, देखो यार, मतलब जो चाहत होती है ना किसी चीज की, लगन होती है, वो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। मजा आता है यार। जब मैं गेम खेल रहा होता था बचपन में, तो मैं, प्यास भी लग रही तो मुझे पता नहीं होता था, मैं वीडियो गेम जब खेल रहा होता था, तो अगर गला सूख भी रहा है तो मुझे ना एक टेस्ट सा आता था, मतलब ऐसा कि यार कोई दिक्कत नहीं, मजा आया। ठीक है, तो उस मजे को लेने के लिए आपकी लगन और आपका इंटरेस्ट एक जगह होनी चाहिए यार। ठीक है, तो जिन बच्चों की लगन और इंटरेस्ट यहाँ है, जिन्होंने मेहनत की है, ऑल द बेस्ट, उन सभी को बहुत बेस्ट विशेस, सभी सक्सेसफुल हों, और ऑल द बेस्ट। एक विवेकानंद सर की एक कोट है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारी कोट है। तो कोट ये है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। टेक अप one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, every part of your body, let the brain, muscles, nerve, every part of your body be full of that idea. एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, दिस इज द वे टू सक्सेस। तो मैं आपको यही बात कह रहा था कि लगन और इंटरेस्ट जब एक जगह आ जाता है तो ही ये सब कुछ होता है, कि दिल, दिमाग, खून का दौर जितना भी है वो सब उस आइडिया के लिए हो रहा है, उस विजन के लिए हो रहा है जो मैंने देखा है। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहो। अ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, काम रहना है, बिल्कुल प्लीज काम रहना है। बेबी काम डाउन, काम डाउन, एग्जैक्टली, तो रिलैक्स रहना है, काम डाउन रहना है। ठीक है, एग्जाम में एक सवाल हो ना हो, दूसरा हो ना हो, तीसरा हो ना हो, 19 हो ना हो, 20वां सवाल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको आखिर तक पेशेंस के साथ बने रहना है, बहुत जरूरी है संयम को बनाए रखना। जीवन में ये एग्जाम जो होते हैं, ये आपको सक्सेस और फेलियर से ज़्यादा यही सिखाने के लिए आते हैं कि अपने ऊपर संयम कैसे बनाए रखें, कैसे भी हालातों, खुद पर कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, तो ऐसे हालातों में खुद पर कंट्रोल करते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जाना है। ठीक है, तो खूब खुश रहें बच्चों। एट लास्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।